हेलो एवरीवन। आज हम लोग संख्याओं के बारे में ही जानकारी लेंगे। इसके पीछे वाली क्लास में भी हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, फिर शून्य का नियम, गुणक और गुणज के बारे में पूरी जानकारी सीख चुके थे। और उसका रिवीजन कर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए, फिर आगे अपने क्लास को बढ़ाया जाएगा। पहला टॉपिक था हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। फिर शून्य से लेकर गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। फिर सीखे थे हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। इसका तीन परिभाषा हम आपको बताए थे कि वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। फिर सीखे थे विषम संख्या के बारे में हम लोग कि वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है। फिर क्या सीखे थे हम लोग, शून्य का नियम भी देखे थे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। देखिए, वेदों के अनुसार शून्य की खोज भास्कराचार्य ने किया था। इस तरीके से कोई नॉर्मल आपसे पूछ दे कि शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। फिर देखिए, और तीन मुख्य बात उसमें सीखे थे हम लोग। एक बात सीखे थे कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर, देखिए शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 0/1 का वैल्यू 0, 0/2 का वैल्यू 0, 0/3 का वैल्यू 0। फिर सीखे थे शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट, 2/0 का वैल्यू इनफाइनाइट, 4/0 का वैल्यू इनफाइनाइट, 1000/0 का वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है। फिर एक मुख्य बात और सीखे थे हम लोग कि किसी संख्या के पावर जब 0 लग जाता है उसका मान 1 हो जाता है। जैसे 10 के पावर 0 का मान 1, 15 के पावर 0 का मान 1, 20 के पावर 0 का मान 1, 30 के पावर 0 का मान 1। मतलब किसी संख्या की पावर जब 0 लगाएं तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बात हम लोग सीख हुए थे। फिर सीखे थे गुणज और गुणक के बारे में। गुणक के बारे में क्या सीखे थे? जैसे मान लीजिए 5 कोई है, 5 को जो संख्याएं काट देंगी सब क्या कहलाएंगी? उसकी गुणक कहलाएंगी। और जैसे 6 के गुणक के बारे में बोलो, 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट देंगी? जैसे 1, 2, 3, 6, 6 के गुणक हो जाएंगे। 7 का गुणक क्या हो जाएगा? 1 और 7। 8 का गुणक क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 8। गुणज के बारे में क्या जाने थे कि वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आती हैं क्या कहलाती हैं? उसकी गुणज कहलाती हैं। जैसे 5 का गुणज क्या हो जाएगा? 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तेईस 15, 5 चौक 20, 55 25, ये सभी क्या होंगे? इसके गुणज होंगे। जैसे 6 के गुणज के बारे में बोल दे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तेईस 18, 6 24, 6 का टेबल जितना होगा सबसे क्या होगा? गुणज होगा। इन सभी बातों को हम सीख चुके थे। अब इसके बाद वाले टॉपिक को देखना था हम लोगों को। ये सबसे पहले सीखते हैं हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या 50 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए तो कैसे उसका आंसर देंगे? तो इसको पहले समझते हैं, फिर आज जो संख्याओं से रिलेटेड जितना मैटर है सब हम लोग समाप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं किससे? बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं से। देखिए, हम एक फिगर बना, फिगर नहीं इस तरह समझा रहे हैं आपको। देखिए, इधर लिख रहे हैं हम संख्या और फिर लिख रहा है छोटी संख्या। छोटी संख्या, फिर
यहां पे लिख रहे हैं आपके लिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9। दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10। और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100। अब इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक, बस कॉन्सेप्ट आप समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक तो आप खुद बना देंगे। ठीक है, तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100। और तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। चार अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1000। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। फिर देखिए, पांच अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,000। अब पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99,999। एक बात यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। अब एक एक को पहले समझिए, फिर देखिए कैसे ट्रिक इसका बन रहा है। देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 9, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9। बाकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो आता है आप लोगों को, है ना। फिर मान लीजिए कि चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9, पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 9। फिर मान लीजिए आपसे बोले 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 9। ठीक है, अब यदि हम बोले आपसे कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 7 9, फिर बोलते हैं हम आपसे कि 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कुछ करना नहीं है, 8 9। इस तरह 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10 9, 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या 50 9, 100 अंक की सबसे बड़ी संख्या 100 9। जो भी आपसे बड़ी संख्या बोले उतना 9 आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसानी से बता देंगे कि कितना 9 होंगे और कौन सी बड़ी संख्या होगी। अब छोटी संख्या के बारे में सीखिए, इसका भी खतरनाक ट्रिक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 लिख दीजिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख दीजिए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए एक तो सब में कॉमन है, एक में तो कुछ चेंजिंग करना नहीं है। अब देखिए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो 2 में से 1 निकाल दीजिए, 1, आगे 1 0 लगा दीजिए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो 3 में से 1 निकाल दीजिए, क्या होगा, 2, आगे 2 0 लगा दीजिए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, 4 में से 1 निकाल दिए, 3, 1 के आगे 3 को 0 लगा दीजिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो 5 में से 1 निकल गया तो 4, 1 के आगे 4 को 0 लगा दीजिए। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो 1, 6 में से 1 निकल गया तो 5 0, 5 को 0 लगा दीजिए। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 7 में से 1 निकल गया तो 6 को 0। अगर 8 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है तो 1, 8 में से 1 निकल गया तो 7, 1 के आगे 7 को 0। ठीक है, अगर 9 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 8 को 0। 10 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 9 को 0। अगर 20 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 के आगे 19 को 0। और जो भी बोल दे आपसे फटाक दे, उसमें से 1 कम करेंगे और आगे उतना 0 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी आसानी से आप लोग पहचान लेंगे, इसमें कोई समस्या आप लोग को होगा नहीं। अब देखते हैं इसके बाद वाले टॉपिक को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आगे देखिए, अब देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले जानकारी ले रहे हैं। वास्तविक संख्या,
कि व्हाट इज रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वो रेशनल नंबर, उसको इरेशनल नंबर। देखते हैं परिमेय संख्या। फिर दूसरा टाइप क्या हो जाएगा इनका, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन में से परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इनका परिभाषा देख रहे हैं हम लोग। देखिए वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो अंश तथा हर के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। या में एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कोई एक बात आपको याद करना है इसमें, चाहे कोई भी याद कर लीजिए, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं परिमेय। तीनों का मतलब बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लिखिए आपके सामने कि 3/4, 3/4, फिर 4/5, 5/6, 7/8, ये सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 0 भी क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखिए 9, 10, 11, 12। अब बच्चों के मन में आया सर ये क्या है, ये तो p बाई क्यू के रूप में नहीं है। भैया p बाई क्यू के रूप में है, क्यों, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। ये सभी क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गए। अब एक लाइन में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में होंगी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 इत्यादि, है ना। मुख्य बातों को याद रखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नोट में कुछ बात बता रहा हूं समझिएगा। जैसे मेन बात कई बार सीधा सीधा पेपर में आ जाता है कि शून्य परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इस बात को याद है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। लिख दे रहा हूं नोट में, शून्य परिमेय संख्या है। 0 इज रेशनल नंबर्स, शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य परिमेय संख्या है। और एक बात याद रखेंगे, परिमेय संख्याओं में अंश और हर का मौसा, अंश व हर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। यह बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग कि परिमेय संख्याओं में अंश और हर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे थोड़ा देखा जाए। देखिए एचसीएफ का मतलब कि अभी एचसीएफ चैप्टर आएगा तो उसमें पूरा विधिवत सीखा जाएगा इसके बारे में। फिलहाल कुछ बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। एचसीएफ का फुल द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या वो काट दे उसे क्या कहलाएंगे, एचसीएफ कहलाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दें उसे क्या कहलाएंगी, एचसीएफ कहलाएंगी। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर 3/4, 3/4। अब देखिए 3/4 को आप क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 3 को भी विभाजित कर दे, 4 को भी विभाजित कर दे, कोई है नहीं है सिवाय 1 के। तो 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 4/5, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में 4 और 5 दोनों आए, वह संख्या क्या है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 5/6, 5/6 लिखा हुआ है, कोई ऐसी संख्या बताइए जो 5 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, वो संख्या क्या है, 1। वही ना लिखे हैं, परिमेय संख्या में अंश और हर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो लिखे 7/8, कोई ऐसी संख्या है जो 7 को भी काट दे, 8 को भी काट दे, कोई है नहीं है सिवाय 1 के। इसके एचसीएफ क्या है, 1। यदि आपसे कोई प्रश्न दे, देखिए रोड पे कोई पूछ रहा है सीधा बोल दिया p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या, उतना लोग जानते भी हैं, इतना डीप जाने का कोई प्रयास नहीं। पेपर में फंसाने के लिए कुछ भी प्रश्न दे सकता है वो, है ना। तो आपको उस लेवल को भी सोचना है ना, जो लेवल मतलब पेपर में पूछे। देखिए जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 5/10 परिमेय संख्या है, तो यदि कोई आपसे इस तरह पूछे हाँ परिमेय संख्या है,
लेकिन अगर विधवता आपको सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। देखिए 5 और 10 का HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 और 10 को काटने वाली संख्या 5 है। परिमेय संख्याओं में अंश और हर का HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो 5/10 परिमेय संख्या नहीं है। क्या कौन सी परिमेय संख्या? 1/2 परिमेय संख्या है। अब देखिए यदि बोले हम आपसे कि 10/30, 10/30 परिमेय संख्या है, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 10 और 30 का HCF कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 तिहाई 30। तो 0 0 आप काटेंगे, कहेंगे 10/30 नहीं सर, 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है ना। यदि हम आपसे बोले कि 25/75 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों नहीं परिमेय संख्या है? 25 और 75 को काटने वाली एक संख्या, उसका नाम क्या है? 25। 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो आप इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 1/3 क्या होगा बाबू? परिमेय संख्या होगा। यदि हम बोले आपसे कि 100/150 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको काटेंगे, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2/3 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, परिमेय संख्याओं में अंश और हर का HCF क्या होता है? 1 होता है, और कुछ नहीं होता है। अब देखिए और कुछ बात हम आपको बता रहे हैं। ये तो हो गया। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, ये बताइए कि अंडर रूट में 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? आप बोलेंगे अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 अभी अपरिमेय संख्या बताऊंगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मुख्य बात यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी वहां चलूंगा तो पूरा विधता आपको समझ में आ जाएगा। अंडर रूट में 9 यह कैसी संख्या है? फिर मान लीजिए कि अंडर रूट में 16 यह कैसी संख्या है? अंडर रूट में 25 यह कैसी संख्या है? ये सभी संख्याएं आपको अंडर रूट में दिख रही हैं, है ना। कई लोग जानते हैं कि अंडर रूट में है तो परिमेय नहीं हो, क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन ये जो संख्याएं आपको दिख रही है ना, अंडर रूट में है, इसके बाद ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं। पहले मैं एक प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए अंडर रूट 4 का मतलब होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। इनको भी मिटा रहा हूं, इनको मिटा रहा हूं। कि देखिए अंडर रूट 4 का वैल्यू डायरेक्ट लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से करते हैं कि 2 का स्क्वायर स्क्वायर से गायब हो गया, वैल्यू कितना आ गया? वो वैल्यू आ गया 2, मतलब अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा? 2। इसका प्रूफ देखिए कैसे होता है ये, है ना। देखिए अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब आधा, है ना। देखिए अंडर रूट 4 मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 4 के पावर 1/2, 4 के पावर 1/2। अब 4 किस संख्या का वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। फिर लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या है? 1/2। अब 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का इसमें गुणा, 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा? 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 2। डायरेक्ट भी आपका कितना आया था? 2 आया था। इनडायरेक्ट भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस तरीके से प्रूफ इसका निकलता है। अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। अब अंडर रूट 4 को आप 2 लिख सकते हैं तो 2/1 भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 4 क्या होगा? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। 2/1, 2/1 क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए एक बात, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए प्रश्न आपसे बोले कि अंडर रूट में, देखिए बोले कि अंडर रूट में 16 कैसी संख्या है? भैया परिमेय संख्या। 16 का आप क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से गायब क्या हो जाएगा? 4, 4/1 आप लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 16 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब अंडर रूट में 25 कैसी संख्या है? 25 कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। 5 के स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, क्या आ गया? 5, 5/1 आप लिख सकते हैं, क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए अंडर रूट में 36 कैसी संख्या है? यह भी अंडर रूट में 36 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से गायब हो जाएगा, 6/1। यह भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट में 49 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अंडर रूट में 64 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे कि परिमेय संख्या, अंडर रूट में संख्याएं दी गई हैं, वैसे भी अंडर रूट में दी गई संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन वह संख्या को क्या होनी चाहिए? किसी ना किसी संख्या का वर्ग होनी चाहिए। जैसे 4, 9, 16,
25, 36, 49, यही क्रम आगे जाएगा। तो परमेय संख्याओं के बारे में आप जानकारी ले चुके। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए, फिर आप चला जाएगा अपरमेय संख्या पे। देखिए, वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, 0 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्याओं में अंश और हर का मौसा कितना होता है? 1 होता है। जैसे सबका मौसा कितना होगा बाबू? 1 होगा। सीखे ही हैं आप। ये अंडर में संख्या दी गई है, यदि की संख्या का वर्ग है, ये भी क्या होंगी? परमेय संख्या होगी। अब थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए किसके बारे में? अपरमेय संख्या के बारे में। देखिए, परमेय संख्या यदि आपको मालूम चल चुका है तो अपरमेय संख्या तो एक के साथ एक फ्री है ना। जो परमेय नहीं होगा वो क्या होगा? अपरमेय होगा। सिंपल सा तरीका है, जो संख्याएं परमेय नहीं होंगी वे क्या होंगी? अपरमेय होंगी। जैसे देखिए, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। इसमें आप लोगों को कोई समस्या है नहीं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में, अच्छा अंडर रूट में 4 कह सकते हैं? नहीं, ये 4 की संख्या का वर्ग होता है। वर्ग किसका होगा? 2 का। तो अंडर रूट 4 नहीं होगा। तो क्या अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 10, यही क्रम आगे चला जाएगा। ठीक है, एक शॉर्टेज तरीका हम आपको बताएं कि वे संख्याएं जो अंडर रूट में दी हो क्या कहलाएंगी? अपरमेय कहलाएंगी। लेकिन अंडर रूट वाली संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं होनी चाहिए। वर्ग होंगी तुरंत कहां चली जाएंगी? परमेय में चली जाएंगी। और वर्ग नहीं होंगी तो क्या किस में रहेंगी? अपरमेय में रहेंगी। ठीक है, अब एक मुख्य बात समझिएगा, इसे प्रश्न क्या बनता है? देखिए, पाई, पाई आप लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू होता है मेंसुरेशन में 22/7। पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है बाबू? अपरमेय संख्या है। पाई अपरमेय संख्या है। लेकिन यही जो पाई का मान जो होता है, पाई का मान कितना होता है? वो 22/7। यह क्या होता है? परमेय संख्या होता है। लेकिन पाई जो होती है क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पाई अपरमेय संख्या होती है, पाई का मान होता है 22/7 क्या होता है? परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या में आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। कहीं से प्रश्न आएगा आप लोग बना देंगे। चलिए क्वेश्चन और जान लीजिए। वास्तविक संख्या का परिभाषा भी आप नहीं सुने, इसका तो काफी आसान परिभाषा है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। आराम सुनिए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो हो गया ये वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या में आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। अब थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए इनके बारे में, पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में सीख लिया जाए। देखिए पूर्णांक के बारे में अब, देखिए पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है बाबू? आप लोग सीखे होंगे, संख्या रेखा आप लोग देखे होंगे। संख्या रेखा, मैं यहाँ संख्या रेखा बना भी दे रहा हूं, है ना। बीच में क्या होता है? यहाँ पे 0, इधर जाने पे 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक मैटर जाता है? इनफाइनाइट तक। लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इधर आने पे -1 -2 -3 -4, यह भी मैटर कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। अब पूर्णांक को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं? देखिए, ये तो शून्य हुआ, एक शून्य के बाएं एक शून्य के दाएं। जब इधर जाएंगे तो धनात्मक, इधर आएंगे तो ऋणात्मक, और शून्य न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। आप सीखे हैं शून्य के नियम में, शून्य कैसी संख्या है? शून्य न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक होती है, क्योंकि दोनों के बीच में पाई जाती है।
शून्य न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। अब देखिएगा बाबू, पूर्णांक को मतलब 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य के इधर ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब बीच में क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे, मतलब न तो ऋण पूर्णांक, न तो ऋण पूर्णांक और न ही धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ठीक है। इधर क्या आ जाएंगे आपके, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बाबू, परिभाषा भी सुन लीजिए। देखिए, ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है ना। मतलब ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याओं को मिलाने पे पूर्णांक का निर्माण होता है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। एक बार और सुनिए, ऋणात्मक संख्याएं या ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। अब देखिए, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, और धनात्मक संख्याओं को या फिर प्राकृतिक संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को या फिर प्राकृतिक संख्याओं क्या कहा जाता है, धन पूर्णांक कहा जाता है। और शून्य न तो धन पूर्णांक होता है न ही ऋण पूर्णांक होता है। मतलब देख लीजिए, आइए आपका हो जाएगा क्या, ऋण पूर्णांक न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक, आई क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। अब कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है बाबू। प्रश्न आपसे बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। कई लोग बोलते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। बिल्कुल 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि हम जो ही बात करते हैं धनात्मक संख्याओं बात करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को लेकर नहीं चलते हैं। और कोई ऑप्शन, अगर ऑप्शन में अगर आ जाए, प्रश्न हम बना दे रहे हैं, प्रश्न बन जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, और ऑप्शन आपको दे दे माइनस इनफाइनाइट, 0, 2 और प्लस इनफाइनाइट, इसका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि अभी देखिए, पूर्णांक के अंतर्गत ये भी संख्याएं आती हैं, अब पूर्णांक के अंतर्गत ये भी संख्याएं आती हैं, अब पूर्णांक के अंदर 0 भी आता है ना। तो समझिएगा, सबसे छोटी सम संख्या के बारे में बोले तो माइनस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में बोले तो प्लस इनफाइनाइट, सबसे छोटी विषम संख्या के बारे में बोले तो माइनस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी विषम संख्या के बारे में बोले तो प्लस इनफाइनाइट। लेकिन हमें जो प्रश्न बनता है, जो ऑप्शन बनाता है, ऑप्शन में हमें धनात्मक संख्याओं के बारे में पूछबे करता है, इसीलिए केवल हम धनात्मक संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर सबसे पूछ दिया आपसे, कोई मान लीजिए आपसे कोई रोड पे पूछ दिया या फिर कहीं बैठे हैं वहां पे पूछ दिया, आप एकदम आराम से उनको बताइएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, माइनस इनफाइनाइट है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, माइनस इनफाइनाइट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट है। और सबसे बड़ी संख्या के बारे में बोले तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या प्लस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी विषम संख्या प्लस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्लस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्लस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या प्लस इनफाइनाइट। हमारी बात समझ आ रही ना वो, हाँ, क्योंकि हम लोग पूर्णांक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम आंसर ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्याओं को लेकर हम चलते हैं, जो भी काम करते हैं धनात्मक संख्याओं को लेकर करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें पूर्णांक के बारे में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। पूर्णांक के बारे में रिवीजन कर देना, एक बार और सुन लीजिए। ऋण पूर्णांक न तो धन पूर्णांक न ही ऋण पूर्णांक, मतलब शून्य, और धन पूर्णांक को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहा जाता है, धनात्मक संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहा जाता है। शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। आप लोग एसएसटी में पढ़े होंगे, ईसा पूर्व ईस्वी, ईसा पूर्व चलता है ना वो, इस तरीके से चलता था, है ना। यह क्रम आगे निकला। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म आप देखिएगा कितना 583 हुआ था ना, 583 ईसा पूर्व और 463 ईसा पूर्व। तो 583 में जन्म, 463 में मृत्यु, तो डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिएगा। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, मतलब -1 -2 से बड़ी होती है, -2 -3 से बड़ी होती है, -3 -4 से बड़ी होती है,
-4 -5 से बड़ी होती है। जो संख्याएं शून्य के जितना नजदीक होती हैं उतनी बड़ी होती हैं। इधर इधर चलने पे जो संख्याएं शून्य से जितना दूर होती हैं उतनी बड़ी होती हैं, है ना, बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो ईसापूर्व के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिएगा, यहाँ टॉपिक की मैच करता है, यहीं से ईसापूर्व की जानकारी मिलती है हमें। हमको ये बात समझ में नहीं आती ईसापूर्व कैसे चलता है। जब इस पूर्णांक को देखा गया तो मालूम चल चुका था कि जैसे 500 ईसा पूर्व जो है उससे 400 ईसा पूर्व बड़ा है ना। ये 600 ईसा पूर्व से बड़ा क्या है, 500 ईसा पूर्व है। 700 ईसा पूर्व से बड़ा क्या है, 500 ईसा पूर्व है। मतलब 500 ईसा पूर्व मतलब ऋणात्मक वे सभी चलते हैं सब। तो पूर्णांक में आप लोग कोई समस्या नहीं है ना। चलिए और कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में भी देख लें हम लोग। देखिए इनको मिटा रहे हैं बाबू। एक टॉपिक होता है आपका सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है बाबू, टॉपिक का नाम क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। उसके बारे में देख लिया जाए। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु, जिनमें कॉमन बिंदु एक हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, जिसमें एक कॉमन मिले, उसे क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 4 और 5, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखा जाए 4 को कौन कौन संख्याएं काट देंगी, 1 2 और 4। 5 को कौन कौन संख्याएं काट देंगी, 1 और 5। दोनों में बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, 1। ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे लिखे यहाँ पर हम 7 और 8, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखा जाएगा 7 को कौन कौन संख्याएं काट देंगे, 1 7। 8 को कौन कौन संख्याएं काट देंगे, 1 2 4 और 8। ये सभी क्या है बाबू, सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। और देखिए मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे कि अच्छा एक एग्जाम्पल और देख बता रहा हूँ। 8 और 10 क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, चेक करिए। देखिए 1 2 4 और क्या आ जाएगा बाबू, 8। इसमें 1 2 5 फिर क्या आ जाएगा, 10। देखिए 1 तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, 2। सह अभाज्य संख्याओं में बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखिए 2 मिल गया, 2 मिल गया, मतलब ये क्या सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन यहीं पे दे दिया होता 10 और 11। 10 को चेक करते 1 2 5 फिर क्या आ जाता 10। 11 को चेक करते 1 फिर क्या आ जाता बाबू, 11। अब देखिए इनमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 1। यह क्या है बाबू, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा सह अभाज्य संख्याओं की विशेषता क्या होती है कि इनमें कॉमन 1 मिलता है ना। 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलती है। जैसे एक और एग्जांपल हम दे दें कि बताइए 10 और 20 सह अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि 10 किसे किसे कटेगा, 1 से 2 से 5 से फिर 10 से। 20 किससे कटेगा, 1 से 2 से 5 से 10 से। 4 से भी कटेगा ना बाबू, 4 से फिर 20 से। देखिए यहाँ पे 10 मिल गया, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 10 और 20 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब कई बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सह अभाज्य दोनों अभाज्य होना चाहिए। नहीं, दोनों अभाज्य नहीं होना चाहिए। उसमें एक भाज्य, दोनों अभाज्य हो सकती हैं और एक भाज्य संख्या भी हो सकती है उसके साथ, लेकिन दोनों में कॉमन 1 बिंदु मिले। कई लोग इस तरीके से कहते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक 7 हो तो दूसरा क्या हो, 11 हो, है ना। 7 तो दोनों अभाज्य होने चाहिए, भैया दोनों अभाज्य ना हो कोई दिक्कत नहीं, यह भी होगा सह अभाज्य। लेकिन आप 11 जब 12 भी ले सकते हैं। देखिए भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको। जब कॉमन 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आप लोग सह अभाज्य संख्याओं को छाट लेंगे ना आप लोग। कहने का मतलब सह अभाज्य संख्याओं में कॉमन क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। वो भाज्य हो या अभाज्य हो, कोई दिक्कत इसे नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब देखा जाए कुछ और बातों को, ध्यान दीजिए। अब एक होता है वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या हुआ, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो जुड़वा हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो। सिंपल समझिए आप। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या n हो तो दूसरी अभाज्य संख्या n+2 हो, है ना। ऐसी संख्या यदि मिल रही है और दोनों अभाज्य हैं,
उन्हें कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या अनंत होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, एक हो जाए 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 + 2, मतलब 3 और 5। 3 और 5 क्या है बाबू, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। एक हो जाए आपके सामने 5 और दूसरा क्या हो जाए 7। 5 और 7 क्या है बाबू, जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर मान लीजिए 11 और 13। 11 और 13 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन मेन बात याद है, जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मेन अंतर ये रहेगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, 2 आना चाहिए, है ना। अब दोनों को दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसमें एक भी भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 17 और 19। 17 और 19 क्या है बाबू, जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, दोनों के डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसी बात पे हम लिख दें कि 29 और 31, यह क्या है बाबू, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो थोड़ा एक बात आप लोग बता दीजिए कि 39 और 41 जुड़वा अभाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 39 13 से कट जाएगा, 39 3 से कट जाएगा, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि इनके बीच का अंतर तो 2 है, लेकिन एक भाज्य संख्या इसमें आ गई, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या भी आप लोग समझ लिए। और हम लोग का बेसिक जो कंसेप्ट था, सारा बेसिक मैटर नंबर सिस्टम का समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। टाइप के पहले कंसेप्ट सीखेंगे आप, कंसेप्ट के बाद उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनेगा उसको लगाया जाएगा। अधिकांश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसमें रखा जाएगा, है ना। पूरा मतलब मैथ का पूरा विधो सीखा जाएगा। अगर हमारा कंसेप्ट ही खाली सीख लेंगे ना बाबू, तो कैसा ये प्रश्न बनेगा, आसानी से उनको उड़ा करके चले जाएंगे। ट्रिक नहीं सीखना है हम लोगों को, कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि कंसेप्ट से ट्रिक का निर्माण होता है। पूरा हम आपको ट्रिक सीखा, ट्रिक तो बहुत मालूम है हमको, खाली ट्रिक पूरा मेथड सोल्व कर देंगे, लेकिन हम ही जानेंगे, हम ही समझेंगे, आपको नहीं भावा लगेगा। आपको कुछ देर के लिए क्षणिक सुख मिलेगा और क्षणिक सुख में बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। तो क्षणिक सुख के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए क्षणिक सुख के चक्कर में पूरा आपको चौपट बना दिया जाए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखा जाए। इसके बाद वाले टॉपिक को कल से अपने टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और नंबर सिस्टम को बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे।